हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट जो मेंशन है अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था हमने पढ़ा था डिप्रिसिएशन के बारे में हमने डिस्कस करा था। डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के बारे में हमने डिस्कस करा था कि वहाँ पे डिप्रिसिएशन किस एसेट्स पे किस रेट से कब और कितना चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो फिक्स एसेट्स होना चाहिए और फिक्स एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट जो असेसी ने पे करा है। तो एक्चुअल कॉस्ट, ये दो चीज़ें मैंडेटरी है डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। किस पर? बिजनेस एसेट्स पे, कि हम डिप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे और किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे। अमाउंट मीन्स फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। दो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मेंशन है कहाँ? सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में, जो एक्चुअल कॉस्ट बताता है कि जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, उसका उस एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। अब सिचुएशन आता है ये कि इसलिए जो एक्चुअल कॉस्ट पे ही क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स जिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करना वो मेंशन कहाँ है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स ऑन व्हिच डिप्रिसिएशन इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 32। चल पहली बात आती है कि कोई हमारा इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री को हमने क्या करा है, कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको क्या कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करने के बाद हम किस 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 में यूज कर रहे हैं उस कैपिटल एसेट्स को? फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन में हम यूज कर रहे हैं। ये मेंशन कहाँ है? एक्सप्लेनेशन 1 ए में, सब सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में मेंशन है, एक्सप्लेनेशन 1 ए में। अगर हम अपना कोई इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड है या इन्वेंट्री है, उसको कन्वर्ट कहाँ करते हैं? कैपिटल एसेट्स में। कोई मशीनरी है, मशीनरी को हम डील कहाँ करते हैं? कोई में हमारा कोई फिक्स एसेट्स में, यहाँ एग्जांपल लूँ मशीन का, जो हमारा इन्वेंट्री है हम इस पे बिजनेस करते हैं। अब हमने कोई फैक्ट्री लगाई, वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो इसके लिए क्या जरूरत होगी? हमें मशीन की जरूरत होगी। तो जो मशीन हमने यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसको हमने इन्वेंट्री दिखा रखा है, इसको कहाँ ले जाएंगे हम? अपने इसको कहाँ ले जाएंगे? अपने फैक्ट्री में। इसको एज ए कैपिटल एसेट्स दिखाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें क्या है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट्स। अब क्या होता है, इन्वेंट्री को हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं? कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किस डेट पे? तो फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो हमारा बिजनेस इनकम होता है ये फेयर मार्केट वैल्यू का अंडर सेक्शन 28 में। तो जब इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू जो इन्वेंट्री की है, कब की? जिस दिन हमने इन्वेंट्री को कन्वर्ट कहाँ करा है? कैपिटल एसेट्स में। वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स। सच एसेट्स में जो इन्वेंट्री हम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? कैपिटल एसेट्स में। उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब दूसरा, अब इसके बाद कहानी आती है क्या, कि कोई एसेट्स हमें गिफ्ट पे मिला है या इनहेरिटेंस में मिला है, उसका कॉस्ट हम क्या लेंगे? किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 में। जब कोई हमें एसेट्स क्या होता है, गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिलता है, ये मेंशन कहाँ है? एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में मेंशन है ये। तो कोई एसेट्स हमें कहाँ कब किस मोड में मिलता है? गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर हो जाएगा उसका, माइनस डिप्रिसिएशन अलाउबल टू द असेसी। मतलब वहां पे प्रीवियस ओनर क्या है, जब से उन्होंने प्रॉपर्टी रखी है अपने पास या जो मिला है, उस पर अगर डिप्रिसिएशन जितना अलाउ होगा वो लेस कर देंगे। वो हमारा जो WDV आएगा, सपोज ये मान लें कि हमारा जो WDV है कि हमारा एसेट्स हमारा ही था, एक इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि एसेट्स हमारा ही था,
से जो डिप्रिसिएशन अलाउ होना था चाहिए हम अलाउ कर देंगे। जो WDV आएगा आज के डेट में, जिस दिन हमें गिफ्ट मिला है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो हमारा जो WDV आएगा प्रीवियस ओनर से जो हमने लिया है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। इसमें और एक बात ध्यान देने वाली है कि कोई यहाँ पे कोई फिक्स एसेट्स होगा, जो मशीनरी होगी, फर्नीचर फिक्सचर होगा, इसको हमें गिफ्ट में मिलेगा या इनहेरिटेंस में मिलेगा। अगर उसको हमने क्या फ्रेट में अपने अपने बिजनेस में लाने के लिए, जहाँ मेरी फैक्ट्री है लाने के लिए, जहाँ मेरा शॉप या शोरूम है वहाँ तक लाने के लिए, इसको हमने अगर कोई फ्रेट खर्च करा होगा, कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस खर्च करे होंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। WDP पे जो आएगा वो इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए, चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ये हमारे सारा वो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट के लिए। किस लिए कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। डिप्रिसिएशन किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और जो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस या गिफ्ट में जो एसेट्स मिले हैं, उसमें क्या करेंगे, WDV निकालने के बाद जो रिस्पेक्टिव एसेट्स का जो रेट है डिप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो लेस करने के बाद जो WDV बचेगा, अगर उस पर हमने कोई खर्च कराया क्या, फ्रेट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसको क्या करेंगे, हम कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब कितना बार होता है क्या, SSC बहुत स्मार्ट होते हैं, टैक्स पे बहुत मतलब हर एक जगह लूप होल ढूंढते हैं कि क्या टैक्स हमें कैसे पे करना है। कितना बार होता है कि सेकंड हैंड हमने एसेट्स परचेज करा या एसेट्स ट्रांसफर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, हमने क्या करा, सेकंड हैंड एसेट्स परचेज करा, या दूसरे वर्ड में बोले कि हमने सेकंड हैंड जो जो एसेट्स या मशीनरी हमने परचेज करा है या फर्नीचर फिक्सचर परचेज करा है, उसमें जो 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 वैल्यू होनी चाहिए थी उस मशीनरी या फर्नीचर फिक्सचर की या फिक्स एसेट्स की जो हम परचेज कर रहे हैं सेकंड हैंड, उसके मार्केट वैल्यू से अधिक हमने पे कर दिया। जो वैल्यू होनी चाहिए थी उसकी, उससे हमने बहुत अधिक पे कर दिया। किस लिए, कि टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ हम अधिक डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। अब इसमें क्या, इसमें एक्सप्लेनेशन 3 में बात करता है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 3 में बात करता है कि अगर SSC ऑफिसर को लगता है कि SSC ने टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए एसेट्स को अधिक में परचेज करा है सेकेंड हैंड मशीनरी को, तो उसमें क्या करेगा, ज्वाइंट कमिश्नर के अप्रूवल से वो डिटरमिन करेगा क्या, जो असेसिंग ऑफिसर है क्या, किसका अप्रूवल लेगा, ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेगा। किस लिए, उसको ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेगा, किस लिए, वो अगर उस एसेट्स का वैल्यू डिटरमिन करने के लिए क्या है, किसका, अगर एसएससी ने क्या करा है कि अगर टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए उसने क्या करा है, सेकंड हैंड एसेट्स को परचेज करा है अधिक रेट पे, तो एओ को डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो उसका मतलब वैल्यू कर सके, उसका वैल्यू डिटरमिन कर सके। तो इसके लिए क्या किसका अप्रूवल लेना होगा, ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना होगा। ये असेसिंग ऑफिसर थोड़ा हैरास करते हैं कितने केसेस में, इसलिए कितने केसेस में इनको पावर डायरेक्टली नहीं है, इनको अप्रूवल लेना होता है इनके हायर ऑफिसर से। तो इस केस में क्या होगा कि सेकंड हैंड मशीनरी एसेट्स के केस में इनको क्या करना होगा, अप्रूवल किससे लेना होगा, ज्वाइंट कमिश्नर से। अब कितना बात होता है क्या है कि जो एसेट्स जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर करने के बाद उसको एसएससी जो है एसेट्स को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद क्या करता है, उसको फिर रिक्वायर करता है। एसएससी क्या करता है, एसेट्स को क्या करता है, जो एसएससी का जो एसेट्स है उसको, जो उसका बिजनेस एसेट्स है उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद वो उसको एक्वायर कर लेता है जो ट्रांसफर एसेट्स उसने करा था। इसमें एक सिनेरियो ये बनता है कि जो हमने एसेट्स ट्रांसफर करा है उसका हम जब रिक्वायर करेंगे तो हो सकता है कि अधिक डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए हम क्या करें, अधिक प्राइस पे कर दें। ये बात कहाँ करता है, एक्सप्लेनेशन 4 में सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 के।
कि रिक्वेजिशन एसेट्स में एक सिनेरियो ये बनता है कि हमने जो एसेट्स ट्रांसफर करा है वही एसेट्स को दोबारा हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ एक कंडीशन, यहाँ एक बात हो सकती है कि जो एसेट्स हमने रिक्वायर करा है, उसमें क्या हो सकता है कि जो एसेट्स का वैल्यू जो हमने ट्रांसफर करा था उससे क्या, उससे अधिक रेट पे हमने परचेज करा हो। तो यहाँ पे इन्होंने कैपिंग लगा दी, डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पर एक कैपिंग लगा दी। क्या, द एक्चुअल कॉस्ट व्हेन ही मींस एसएससी फर्स्ट एक्वायर द एसेट्स माइनस depreciation allowable to the assessee as if assets was only assessed in the relevant block of assets or the actual price for which the assets is acquired by him whichever is less। यहाँ पर WDV जो हमने जिस दिन हमने ट्रांसफर करा था WDV ले लेंगे इसका, और हमने जो प्राइस पे करा है, जो हमने प्राइस पे करा है, ये दोनों में जो कम होगा वही हमारा कॉस्ट होगा। इसमें क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द when SSC first acquire the assets minus depreciation allowable to the SSC as if the assets was the only asset in relevant block। वहां पे क्या होगा, जो हमने जब एक्वायर करा था और माइनस क्या हो जाएगा इसमें, जो हमने डिप्रिसिएशन अलाउ होना है हुआ है वो जो WDV बचेगा, और जो हमने क्या करा है प्राइस मीन्स जो हमने एक्विजिशन में क्या करा है उसको जो प्राइस पे करा है, ये दोनों में जो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब एक्सप्लेनेशन 4A बोलता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स प्रीवियसली ओन्ड बाय एनी पर्सन to whom such assets is given on lease on hire otherwise। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं यहाँ पे, इनके पास कोई एसेट्स था, कोई मशीनरी थी, ये हमने क्या कर लिया, ये एसएससी को दे दिया, जो एसएससी यहाँ पर मिस्टर बी हैं। अभी इसी एसेट्स को क्या करा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को, और ए ने क्या करा है उसी बी ने फिर इसको क्या कर दिया, लीज बैक कर दिया किसको लीज किसको दे दिया वापस से, मिस्टर ए को लीज पे दे दिया। जो मशीनरी एम थी इसको लीज पे किसको दे दिया, मिस्टर ए को। तो यहाँ पे क्या, जो WDV है, जो WDV यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, जो WDV होगा, जो अलाउ होना चाहिए था मिस्टर ए को, जो ट्रांसफर करने के बाद जब WDV ट्रांसफर जिस दिन कराया उस दिन का WDV किसको, मशीनरी का, वही एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, बी का एक्चुअल कॉस्ट होगा। मतलब जो एसेट्स हमको किसको मिला है, मिस्टर बी को मिला है, किससे, मिस्टर ए को, जो ट्रांसफर करा है, उस एसेट्स का जो WDV होगा, जो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा किसका, मिस्टर बी का। अब एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब कोई बिल्डिंग है, उसमें होता है जनरली क्या होता है कि कोई हमारी बिल्डिंग है, हमारा प्रॉपर्टी है। देखिए एसेट्स, बिजनेस एसेट्स प्रॉपर्टी में अलग है। प्रॉपर्टी हमारा कैपिटल नेचर का हो जाएगा, कैपिटल गेन चार्ज हो, मतलब जो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं था, बिल्डिंग जो है हमारे बिजनेस के लिए नहीं था। अब उसको हम कहाँ ला रहे हैं, बिल्डिंग को कहाँ ला रहे हैं, अब बिजनेस में ला रहे हैं। वो इसकी बात कहाँ करता है, एक्सप्लेनेशन 5 में करता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टू द एसएससी एज रिड्यूस बाय द अमाउंट इक्वल टू द डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स ऑन डेट ऑफ that would have been allowable had the building had been used for the purpose of business or profession since the date of its acquisition by the SSC। यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग जो SSC के पास है, जो प्रॉपर्टी है, उसको कहाँ पे ला रहा है, अपने बिजनेस पे ला रहा है।
तो अब बिजनेस एसेट्स हो गया इसका। अब बिजनेस एसेट्स होने के बाद जिस साल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है किसमें, बिजनेस में, उस साल से क्या होगा, उस बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बिल्डिंग का कॉस्ट क्या लें, क्वेश्चन अराइज होता है, या बिल्डिंग का कॉस्ट क्या लें। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है कि यहाँ पे जब से हमने बिल्डिंग एक्वायर करा है, एक्चुअल कॉस्ट हमने क्या करा है, जब से बिल्डिंग हमने एक्वायर करा है, एक्चुअल कॉस्ट पे जिस दिन तक वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे, डिप्रिसिएशन किस रेट पे चार्ज करेंगे, जो अप्लीकेबल रेट है, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप्लीकेबल रेट से। और जो WDV आएगा वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। कब से करना है, जब से हमने बिल्डिंग को एक्वायर करा है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कब तक करेंगे, कि मानो ये हमारा बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा था, कब तक, किस दिन तक, जिस दिन तक हमें वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। उसके बाद जो WDV आएगा वो हमारा, वो जो WDV आएगा वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अब आगे बात आती है क्या, ट्रांसफर, एक्सपेंशन 6 में बात करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी वाइस वर्सा। यहाँ पर सब्सिडरी 100% ऑन सब्सिडरी कंपनी होगा, या 100% ऑन होल्डिंग कंपनी होगा। यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई अगर होल्डिंग कंपनी क्या करती है, अपने 100% ऑन इंडियन सब्सिडरी कंपनी को, जो होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, अपने 100% ऑन सब्सिडरी कंपनी को इंडियन, यहाँ बात ध्यान देने वाली इंडियन, या सब्सिडरी कंपनी है क्या करे, अपने 100% ओन इंडियन होल्डिंग कंपनी को, बात क्या ध्यान देने वाली है, इंडियन को अगर कोई एसेट ट्रांसफर करती है, तो अब देखिए डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा। अगर मान लो सबसे होल्डिंग कंपनी किसको चार्ज ट्रांसफर कर रही है, सबसे अपने 100% ओन इंडियन सब्सिडरी कंपनी को, या तो सब्सिडरी कंपनी किसको ट्रांसफर कर रही है, अपने 100% ओन होल्डिंग कंपनी, इंडियन कंपनी, होल्डिंग इंडियन कंपनी को। तब डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा जो एसेट्स किस पे हुआ है, जो या तो होल्डिंग कंपनी को मिल रही है या तो सब्सिडरी कंपनी को मिल रही है। ये ट्रांसफर क्या है, एज ए ट्रांसफर नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 47 कैपिटल गेन के लिए ये ट्रांसफर जो है एज ए ट्रांसफर नहीं माना जाता फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47 का बहुत बड़ा सीरीज है, वहाँ जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो ट्रांसफर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो जब एसेट ट्रांसफर होती है या सब्सिडरी 100% ऑन इंडियन सब्सिडरी कंपनी के पास, किसके द्वारा, होल्डिंग कंपनी के द्वारा, या सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, इट्स 100% ऑन होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग इंडियन कंपनी को। तब एसेट ट्रांसफर होने के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज कौन करेगा, जिसको एसेट्स मिला है ट्रांसफरी कंपनी को, इंडियन ट्रांसफरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, ये इसकी बात करता है एक्सप्लेनेशन 6 में। यहाँ पर जो WDV है इसका, होल्डिंग कंपनी का जो WDV होगा, या सब्सिडरी कंपनी जो ट्रांसफरर का जो WDV होगा, यहाँ पे ट्रांसफेरर का जो WDV होगा, ये WDV होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो किसका कॉस्ट हो जाएगा, वो कॉस्ट किसका हो जाएगा, सब्सिडरी कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा, जो जिसको ऐसा 100% ऑन इंडियन सब्सिडरी कंपनी जिसको एसेट मिलता है, या वाइस वर्सा। अगर सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर किसको कर रही है, अपने 100% ऑन होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, तो जो WDV सब्सिडरी कंपनी के हाथ में होगा, किस दिन, जिस दिन तक एसेट ट्रांसफर करा है, उस दिन का जो WDV जो
सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के पास वाइस वर्सा वाला जो केस है, वो कॉस्ट किसका हो जाएगा, जिसको ट्रांसफर को या तो सब्सिडरी इंडियन कंपनी को मिल रही है या होल्डिंग कंपनी को मिल रही है। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन 7 बात करता है क्या, कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। यहाँ अमलगमेशन में भी क्या होता है, एसेट ट्रांसफर कहाँ होता है, अमलगमेटिंग कंपनी के द्वारा ट्रांसफर कहाँ को होता है, अमलगमेटेड कंपनी में ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट्स। तो वहाँ ट्रांसफर अमलगमेटेड कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए। यहाँ भी जो WDB होगा अमलगमेटिंग कंपनी का, वो कब तक का, जब एसेट ट्रांसफर हो रहा है, वो कॉस्ट किसका हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा ये अपना अमलगमेटेड कंपनी का, ये कॉस्ट किसका हो जाएगा, ये अमलगमेटेड कंपनी का ये कॉस्ट हो जाएगा। ये कहाँ बात करा है, एक्सप्लेनेशन 7 में, किसका, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। ये जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जैसा मैंने पीछे डिस्कस करा था, किस लिए कर रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कर रहे हैं अंडर सेक्शन 32 में। सिमिलरली अब क्या होता है, एसेट्स का कब ट्रांसफर हो रहा है, डिमर्ज कंपनी के द्वारा कहाँ पर हो रहा है, रिजल्टिंग कंपनी को। जब डिमर्ज कंपनी होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी बनती है, तो उसमें क्या होता है, रिजल्टिंग कंपनी जो दूसरी कंपनी, यहाँ कंपनी क्या हो गया, बी था, ए था, डिमर्ज होके कंपनी ए बी बन गई। ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, ए बी नई कंपनी बन गई, इसे डिमर्ज हो गए। तो यहाँ डिमर्जिंग कंपनी, तो ये कंपनी डिमर्ज कंपनी हो गई, और जो नई कंपनी बनी उससे ए से ए बी लिमिटेड, ये हो गई रिजल्टिंग कंपनी। ये रिजल्टिंग कंपनी अब डिमर्ज कंपनी क्या करेगा, ये ट्रांसफर किसको, जो कंपनी ए है एसेट्स किसको ट्रांसफर करेगा, रिजल्टिंग कंपनी ए बी कंपनी को। यहाँ पर ए बी कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। जो WDB जो डिमर्ज कंपनी के एंड पे है, वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी का, रिजल्टिंग कंपनी का क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इंडियन कंपनी का ये कॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 7, ये बात कहाँ करा है, 7A में। और यहाँ पर इन्होंने एक अलग से एक बात बोली हुई है कि यहाँ पर जो कॉस्ट जो है WDB से अधिक नहीं होगा। तो मतलब इसी को तो कैपिंग जो कॉस्ट जो है, ये मेंशन करा है स्पेशली यहाँ पर कि कॉस्ट जो है WDB से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर क्या सब में एक कैपिंग लगाई है कि कॉस्ट WDB से अधिक नहीं होगा। अब बात आती है क्या, एक्सप्लेनेशन 8 में। एक्सप्लेनेशन 8 में बात करता है कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट का, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, यहां पर क्या है कि जिस दिन हमने एसेट्स को, अगर हम बिजनेस में देखेंगे कि होता क्या है कि हमने क्या करा, कितने एसेट्स को लोन पे परचेज करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो हमने इंटरेस्ट पे करा है, जो कैपिटल लोन लिया है, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज करना है उस इंटरेस्ट को या नहीं करना है, ये बात कहाँ करा है, एक्सप्लेनेशन 8 में उसकी बात करा है यहाँ पर। कि अगर हमने यहाँ पे बात किया कर रहा है एक्सप्लेनेशन 8 में कि जो हमने एसेट्स में क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे क्या, जब ने इंस्टॉल करने तक, जब ने पुट यूज करा है एसेट्स को, उसके पहले तक हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे हम। इंटरेस्ट को कब तक कैपिटलाइज करेंगे, जब हमने पुट टू यूज करा है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले तक क्या करेंगे, हम एसेट्स खरीद के ला, इसको पुट यूज करा, इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद पुट यूज होगा वो,
इंस्टॉल करने तक या पुट यूज करने तक वो क्या होगा, हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। जब हमारा जो एसेट्स है बिजनेस पर्पस में यूज होने लगा, होने के बाद इसको क्या करेंगे, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कब तक करना है, उसके कॉस्ट में जब तक हमने इसको क्या करा है, इंस्टॉल करा है, पुट टू यूज करने तक इसको क्या करें, उससे पहले पहले तक क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन सच कैपिटल एसेट्स जो हमने लोन पे परचेज करा है। यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा, सपोज मान लो कॉस्ट एसेट्स जो हमने एसेट्स का कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपीज या 100 करोड़, और इसको इंटरेस्ट हमने कितना पे करा है इंस्टॉल होने तक, मान लो 100 रुपये का, हम 10 रुपये का हमने क्या करा है इंटरेस्ट पे करा है, तो ये हमारा 110 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट हो जाएगा। किस पर्पस के लिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। और बाकी जो आगे जो इंस्टॉल करने के बाद, इसको पुट यूज करने के बाद इसका क्या होगा, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उस लोन पे और रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लेम होगा। अब आगे बात करता है एक्सप्लेनेशन 9 कि अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी कस्टम में चार्ज होता है। जब आप लोग आईडीटी पढ़ेंगे तो वहाँ कस्टम में पढ़ेंगे, एडिशनल ड्यूटी चार्ज होता है वहाँ पे। उसका लेविएबल शेल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम्ड। वो एक्सप्लेनेशन में किसकी बात करता है, एक्सप्लेनेशन 9 में बात करता है अगर एक्साइज ड्यूटी किसी गुड्स जो एसेट्स पे हमने परचेज करा है, या एडिशनल ड्यूटी अगर हमने कोई मशीनरी को इंपोर्ट कहाँ से करा है, बाहर से इंपोर्ट करा है, अगर उस पर एडिशनल ड्यूटी चार्ज हुआ है, जो उसका क्रेडिट हमें क्लेम अलाउ हो गया है या हमने क्लेम कर लिया है, तो उसके कॉस्ट से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट अलग होता है, कॉस्ट ₹100। अब बिल देखेंगे, जो बिल देखेंगे जो हमने एसेट्स परचेज करा है, जो सामान हमने परचेज करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अभी तो आज के डेट में जीएसटी आ गई है, ये अलग अलग मेंशन होता है कि जो हमने गुड्स या एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, उस पर जीएसटी या एक्साइज जीएसटी कितनी चार्ज हुई है, दोनों मेंशन होता है। अगर आप हमने अगर क्या करा है, या कस्टम ड्यूटी, अगर आपका जो इंपोर्ट वाला बिल देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि ड्यूटी अलग अलग से चार्ज हुई है, कॉस्ट से अलग दिखाते हैं उसको हम लोग बिल में। तो अगर हमने उसका क्या करा है, अगर उसकी क्रेडिट हमें क्लेम कर लिया है या अलाउ हो गया है, तो क्या कर देंगे, वो उस एसेट्स को कैपिटलाइज करते टाइम अपने बुक्स में क्या करेंगे, और एक्साइज ड्यूटी को, आज के डेट में जीएसटी है या एडिशनल कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर देंगे किससे, टोटल वैल्यू से। और जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है गुड्स का, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब कितना बार होता है क्या कि हमें कोई सरकार से ग्रांट मिलता है या सब्सिडी मिलती है, उस केस में क्या होगा, अगर सब्सिडी या कोई ग्रांट मिलता है, सब्सिडी या ग्रांट मिलता है कहाँ से, गवर्नमेंट से, या कोई खर्चे का रिम्बर्समेंट हो जाता है जो हमने एसेट्स एक्वायर करे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है कॉस्ट से हम लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्सिडी, ग्रांट और रिम्बर्समेंट को लेस कर देंगे। किस पर्पस के लिए, फॉर द कंप्यूटिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स को क्या करेंगे, अगर किसी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से होता है क्या, कितनी बार सरकार की तरफ से 50% ग्रांट मिलता है, 25% मिलता है, 75% मिलता है, डिपेंड करता है कि किस स्कीम में कितना गवर्नमेंट से सब्सिडी या ग्रांट मिल रहा है या खर्चे का रिम्बर्समेंट हो रहा है। इस केस में अगर जितना हमें ग्रांट मिला है रिस्पेक्टिव एसेट्स को एक्वायर करने में, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, और जो हमारा कॉस्ट आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट होगा, किसके लिए, फॉर द चार्जिंग डिप्रिसिएशन।
अब एक्सप्लेनेशन 11 बोलता है क्या कि कोई भी एसेट्स एक्वायर कहाँ से हुआ है, आउटसाइड इंडिया से। वो इंडिया किसके द्वारा, एक्सएससी के द्वारा, जो नॉन रेसिडेंट हैं। तो उस पर ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कहते क्या है कि मान लो कोई एसेट्स को इन्होंने एक्वायर करा था आउटसाइड इंडिया, सपोज जापान में। उन्होंने क्या करा, वहाँ पे एसेट्स एक्वायर करा और उसको इंडिया पे लेके आ गए, वो जो नॉन रेसिडेंट थे। तब उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, हो सकता है कि वहाँ उन्होंने अपने लिए यूज़ करा वहाँ पर। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट होगा कि वहाँ पे जब से उन्होंने एक्वायर करा है इसको, नॉन रेसिडेंट ने अगर एसेट्स को इंडिया के बाहर एक्वायर करा है, उस दिन से डिप्रिसिएशन, जब जब तक वो इंडिया में ला रहा है और बिजनेस पर्पज के लिए ला रहा है, तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट जो उसने एक्विजिशन कॉस्ट है माइनस क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन। जो WDV आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। मतलब डिप्रिसिएशन कब से चार्ज करना है, जिस दिन से उसने इंडिया के बाहर वो एसेट्स को एक्वायर करा है, और जब इंडिया में वो इंपोर्ट करके ला रहा है, वो जब से एक्वायर करा उस दिन तक वो क्या करेगा, जो अप्लीकेबल रेट है इंडिया में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन का जो रेट है, उस रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और वो WDV जो एसेट्स का आएगा, वो उस नॉन रेसिडेंट का, नॉन रेसिडेंट एसएससी का क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट हो जाएगा। अब ये बात आती है क्या कि सपोज, ये तो कहानी आ गई इसकी, किसकी, हमने नॉन रेसिडेंट की बात करी। अब मैं रेसिडेंट की बात करूं, नॉन रेसिडेंट की बात करूं, यहाँ पर अगर होता क्या है, कितना बार मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने जिस दिन इंपोर्ट करा, सपोज जिस दिन हमने इंपोर्ट करा, इसको 13A कर देता हूं मैं। जिस दिन हमने इंपोर्ट करा उस दिन डॉलर की रेट क्या थी, जिस दिन ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट, डॉलर की रेट क्या थी, 75 रुपये पर डॉलर। और हमने अगर उसको 6 महीने बाद या जब पेमेंट करते हैं उसको, तो डॉलर की रेट मान लो 80 रुपये हो जाती है। अभी डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गया, डेट ऑफ पेमेंट किसके लिए, जो हमने एसेट्स को जो इंपोर्ट करा है बाहर से, उस दिन $1 की रेट कितनी हो गई, 80 रुपये का। ठीक है, 5 रुपये का डिफरेंस होगा यहाँ पे डॉलर में। हमने क्या करा है, एसेट्स को एक्वायर करा है बाहर से, इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट करने के बाद होता क्या है कि हमने उसका जब इंपोर्ट करा था उस टाइम पे डॉलर का रेट कम था। जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, या दूसरे तीसरे 5वें दिन बाद, वो तो होता क्या है कि उसमें उसका रेट बढ़ जाता है। अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ पर जो 5 रुपये बढ़े हैं वो एक्चुअल कॉस्ट में इनकर्ड हो, एड हो जाएगा। सपोज हमारा $200 का था, ठीक है, $200 का था यहाँ पर, $200 का था, ये 5 रुपये और बढ़ गए इस पे, तो एड में क्या हो जाएगा, कॉस्ट में एड हो जाएगा 5 रुपये का। अगर मान लो अगर इस पे हमने डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया हो, सपोज हमने डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे, अगर हमने डिप्रिसिएशन भी क्लेम करा है, इसको लेस कर देंगे, जो WDV आएगा, जो पे करने तक, अगर मान लो अगर जो हमने पे करा है, अगर उस दिन तक हमने कोई डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया एसेट्स पे, अगर जो कॉस्ट जो WDV आएगा उस पे ये 5 रुपये ऐड हो जाएगा। ये 5 रुपये मतलब यहाँ पे 1000 रुपये, ये हमारा WDV या कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है डॉलर में। अब आज एक्सप्लेनेशन 12 आता है क्या, कैपिटल एसेट्स इज एक्वायर्ड अंडर अ स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। ये वहाँ पे होता है क्या, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होता है। वहाँ पे अगर कोई कंपनी नहीं बनी है, कॉर्पोरेटाइजेशन का पढ़ेंगे हम आगे। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या होता है, अगर स्कीम में अगर कोई एसेट्स एक्वायर होती है, मतलब कोई कंपनी क्रिएट हो गया, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंपनी बना दिया,
तो वहाँ पे क्या होता है, जो एसेट्स जो वैल्यू थी, पीछे वैल्यू थी, कॉर्पोरेटाइजेशन होने के पहले जो एसेट्स की WDV थी, वो कॉस्ट किसकी हो जाएगी, आपका कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद जो वही कॉस्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब आता है कैपिटल एसेट्स ऑन व्हिच डिडक्शन इज लायबल अंडर सेक्शन 55AD। 55AD में एक्सप्लेनेशन 13 की बात, कहाँ बात करता है इसका, एक्सप्लेनेशन 13 में इसकी बात करता है कि हमने सेक्शन 35AD क्या होता है, सेक्शन 35AD होता है आपके स्पेसिफाइड एसेट्स, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। ये सेक्शन क्या है, किसके लिए है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए है। स्पेसिफाइड बिजनेस मींस सेटिंग ऑफ अ वेयर हाउस, इसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। सेटिंग ऑफ वेयर हाउस, सेटिंग क्या है, सेटिंग किस सेटअप करने के लिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का पाइपलाइन बिछाने के लिए, नेचुरल गैस के पाइपलाइन बिछाने के लिए, या आपका स्पेसिफाइड बिजनेस क्या हो सकता है इंडिया में, क्या 2 स्टार या उससे और अबव होटल सेटअप करने के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिफाइड बिजनेस मीन्स क्या होता है, अंडर सेक्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे 35AD में, जब पढ़ेंगे वहाँ पे तब डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या क्या कवर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो हमने कैपिटल एसेट पे खर्च करे हैं वो 100% अलाउ हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल एसेट्स पे स्पेसिफाइड बिजनेस पे 100% अलाउ हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें वो किस मोड में मिलता है, या तो हमें गिफ्ट में मिलेगा, या इनहेरिटेंस में मिलेगा, या तो जो हमने बात करा था यहाँ पर ऊपर कि उसमें हमें पर क्या जा रहा है 100% सब्सिडी इंडियन सब्सिडरी कंपनी को, या वाइसे वर्सा, मतलब सब्सिडरी कंपनी अपने 100% ओन्ड होल्डिंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, अमलगमेशन में वो मिल रहा है किसके द्वारा, अमलगमेटिंग कंपनी के द्वारा, अमलगमेटेड कंपनी को मिल रहा है। तो इस केस में अगर उस एसेट्स का डिडक्शन अगर क्लेम हो गया है अंडर सेक्शन 35AD, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। वो किस में मोड में हो सकता, किस में, इनहेरिटेंस में मिलेगा, अपने इंडियन सब्सिडरी कंपनी को या होल्डिंग को मिलेगा, किससे, अपने होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी से, अमलगमेशन में मिल सकता है, डिमर्जर में मिल सकता है, या होता कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कहाँ होती है, LLP में कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप्स में अगर अगले ने, अगर जो ट्रांसफरर है, अगर उसने क्या क्लेम करा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD क्लेम करा है, तो ट्रांसफरी का कॉस्ट क्या हो जाएगा वहाँ पर, ट्रांसफरर ने क्या करा है, ट्रांसफरर ए है यहाँ पर, उसने डिडक्शन क्लेम कहाँ कर लिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD क्लेम कर लिया स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो ट्रांसफरी को क्या हो जाएगा, कॉस्ट यहां पर नील हो जाएगा। ट्रांसफरर ए, ट्रांसफरी बी, तो कॉस्ट यहां पर डिडक्शन अगर ट्रांसफरर ने कहा क्लेम करा है, अंडर सेक्शन 35AD में क्लेम करा है, तो कॉस्ट इसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, किसके, ट्रांसफरी के एंड में, एंड पे। या हमने अगर SSC ने खुद उस पर 35AD पे क्लेम करा है, ये तो कोई ट्रांसफर अगर हमें कहीं से मिलता है, अगर SSC ने खुद उस पर सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर रिडक्शन क्लेम करा है अंडर सेक्शन 35AD में, तो उसको उस एसेट का कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब बात आती है, अब इनकम आगे बात करता है क्या,
इसी सेक्शन 35A जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आता है सबसेक्शन आता है, सेक्शन 35A सबसेक्शन 7B में। अगर वहाँ पे बोलता है कि हमने क्या करा है, एसेट्स जो है हमारा, जो हमने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज नहीं करके, मतलब आपका वेयर हाउस नहीं सेटअप करना था, वहां पे यूज नहीं, वेयर हाउस में यूज नहीं करके कहीं और यूज करा है। कोल्ड चेन फैसिलिटी हमें सेटअप करना था, अगर कोल्ड चेन सेटअप जो कोल्ड चेन जो है, जो फैसिलिटी में हमने एसेट्स को वहां यूज नहीं करके कहाँ यूज करा है, कहीं और करा है, दूसरे बिजनेस में करा है। जिसे क्रॉस कंट्री नेचुरल पाइपलाइन बिछानी थी, जो एसेट्स वहां पे यूज करना था, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, हमने वहां यूज नहीं करके कहीं और करा है। अगर हमने क्या 2 स्टार या उससे अधिक स्टार वाले जो होटल सेटअप इंडिया में करने थे, हमने क्या करा है, उस होटल में यूज नहीं करके कहीं हो दूसरी जगह दूसरे बिजनेस में यूज करा है। तो जो हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD मिला था, ये डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम में चार्ज हो जाएगा। ये हमारा इनकम हो जाएगा, जो डिडक्शन हमने मिलना चाहिए था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। अगर हमने एसेट्स को कहीं और यूज करा है अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो हमारा क्या जो डिडक्शन मिला है वो डिडक्शन खत्म हो जाएगा, और वो हमारे जितने अमाउंट से हमने डिडक्शन क्लेम करा है वो हमारा इनकम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जब अगर हमारा इनकम हो गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस केस में होगा जो कॉस्ट है एसेट्स का, जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने में हमने एक्वायर करा था, और उसमें से, और उसमें जो रेट डिप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट हो जाएगा। जो स्पेसिफाइड रेट है रिस्पेक्टिव एसेट्स का, अगर उस दिन तक हम क्या करेंगे, इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, और हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। अगर हमने क्या करा है, वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन 1। पहले मैंने देखिए यहाँ पे हमने कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन 1A से यूज इसको पढ़ना हम लोग देखना स्टार्ट किए थे 1A से। अब बात आती है यहाँ पे, अब कोई साइंटिफिक पर यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ एसेट्स की यूज करते हैं, तो उसका डिडक्शन कहाँ अलाउ होता है, डिडक्शन उसका अलाउ होता है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सब क्लोज 4 में 100% अलाउ होता है वो। तो वहाँ एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इस केस में नील हो जाएगा। The assets used for the purpose after cease to be used for the scientifically research, the actual cost to the assessee for the depreciation purpose shall actual cost to the assessee as reduced by any deduction allowed under section 35 subsection 1 में, सबसेक्शन सब क्लॉज के जो 4 में ये क्या हो जाए, इसका वो 100% डिडक्शन अलाउ होता है, इसलिए इसका कॉस्ट नील हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सेकंड फॉर भाई जो सेक्शन 43(1) जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या बोलता है, अगर हमने कोई भी एसेट्स एक्वायर करा है, अगर हमने कोई भी एसेट्स एक्वायर करा है, अगर हमने उसका पेमेंट किस 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 वे में करा है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ठीक है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, और यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और अदर प्रेस्क्राइब मोड में हमने 10,000 से अधिक का पेमेंट करा है, किससे, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, और अदर प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा हमने दूसरे मोड, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमने कैश में पेमेंट करा है, या जो सेल्फ वाली चेक होती है हमने उस पर पेमेंट करा है। इन तीनों मोड के अलावा क्या है ये, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है, थ्रू बैंक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा,
और एनी प्रेस्क्राइब मोड, एनी प्रेस्क्राइब्ड मोड, इन तीनों के अलावा हमने दूसरे वे में अगर पेमेंट करा है इसका, किसका फॉर द किसके लिए, कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज, उस पर वो हमारा क्या हो जाएगा, सच एक्सपेंडिचर शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स। अगर हमने इन तीनों मोड के अलावा अगर एसेट्स को एक्वायर करने में कोई खर्च कर रहे हैं अकाउंट पे चेक के अलावा, ईसीएस के अलावा और एनी प्रेस्क्राइब मोड के अलावा, प्रेस्क्राइब मोड में डिस्कस करेंगे क्या आता है, अगर हमने अगर दूसरे मोड में पेमेंट करा है या कैश में करा है या कैश के अलावा दूसरे मोड में करा है या बार्टर हमने एक्सचेंज करके लिया, कोई एसेट्स ए दे दिया, एसेट्स बी ले लिया, बार्टर सिस्टम मोड पे कर लिया, यहाँ तो यही हो गया ना। इन तीनों मोड के अलावा हमने कोई एसेट्स दी, एक हमने कुछ दिया उसको, एक पेन दिया, पेन के बदले एक लैपटॉप ले लिया, एक्सचेंज कर लिया हमने, या कोई दूसरे सिस्टम के द्वारा हमने क्या करा है, इसको एक्वायर करा है, इन तीनों मोड के अलावा, तो यहाँ क्या होगा, ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। प्रेस्क्राइब मोड क्या है यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन आया था 2020 में, नोटिफिकेशन नंबर है 8/2020, डेटेड है 29 जनवरी 2020। प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा, नेट बैंकिंग हो जाएगा, IMPS हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस हो जाएगा, UPI हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS हो जाएगा, NEFT हो जाएगा, या भीम ऐप के थ्रू हो जाएगा, या आधार पे हो जाएगा। ये हमारा है, अगर इस मोड के थ्रू करते हैं तो ये प्रेस्क्राइब मोड है, और इस मोड में ये हमारा कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ये जो हमने अगर ऐसे खर्चे इनकर्ड करें, किस लिए, फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स, अगर 10,000 से हमने अधिक इस मोड पे पेमेंट करा है, UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, RTGS के थ्रू, NEFT के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा, आधार पे के द्वारा, तो हमारा ये कॉस्ट में इनकर्ड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।